पेपर 11 अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका एक करंट टॉपिक चल रहा है, मॉड्यूल 6 वर्किंग कैपिटल वाला, जिसके अंदर एक इन्वेंट्री एंड कैश मैनेजमेंट आता है। 6.4 इज रिलेटेड विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पैम्पलेट के ऊपर लिख लो 2.7 OM। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वहां पे लिख लो 2.7 OM। એટલે OM का मॉड्यूल 2.7 जो है वो भी सेम टॉपिक पे है, सो कवर अप हो जाएगा। फिर ये भी लिख लो ग्रुप 1 मॉड्यूल ग्रुप 1 मॉड्यूल 2.1। ठीक है, सो ये एक चैप्टर 3-4 जगहों पे आ जाता है। चैप्टर का नाम है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। चलिए, लगभग लगभग एज आई सेड अर्लियर, ये टोटल आपका 21 to 28 मार्क्स का बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 6A, B एंड क्वेश्चन नंबर 7A आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए पूरे मॉड्यूल 6 में से। बेसिकली एक वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन फिक्स होता है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी वाला, वो कंफर्म है। रिसीवेबल मैनेजमेंट कई बार पूछा है, कई बार नहीं पूछा है, वो 50-50 वाला टॉपिक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैक्सिमम टाइम पूछा है। कैश मैनेजमेंट 50-50 वाला है। और उसके बाद एक और चैप्टर आता है इसके अंदर, ये कौन सा 6.5 है, 6.6 आएगा फाइनेंसिंग करके। वो मोस्टली थियोरिटिकल है, बट उसमें एक आध क्वेश्चन है टंडन कमेटी के कि भाई कितना हमको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना चाहिए, बैंक हमको कितना परमिशन देगी। एक या दो ही क्वेश्चन है, वो आपका लास्ट स्टडी नोट रहता है, उसमें से पूछेंगे तो ही पूछेंगे, एमसीक्यू में पूछा जाता है। सो मोर फोकस आपका एक तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी वाला वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ये 4 चैप्टर में से कंफर्म 21 मार्क्स कवर होते हैं। ठीक है, मिक्सिंग कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक 3 टाइप्स के होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। अब अगर आप फैक्ट्री लेके बैठे हो तो ये तीनों टाइप के स्टॉक आपके पास होंगे। और आपकी इन्वेंट्री जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली 50 to 60% होता है आपके करंट असेट का, इतना मेजर पोर्शन आपका इन्वेंट्री में होता है। और इसी वजह से डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है ये, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपकी करंट असेट मेजरली इन्वेंट्री कवर करता है। सो मैक्सिमम पोर्शन जब इन्वेंट्री में कवर कर रहा है, तो आपके हाईली वर्किंग कैपिटल जब फ्लक्चुएट होगी, तो उसका रीजन एक हो सकता है इन्वेंटरी। अब क्यों हमको इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है, कारण क्या है? तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे ऑप्टिमम इन्वेंट्री होनी चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा हुई तो प्रॉब्लम क्या, आपके गोडाउन में माल ज्यादा पड़ा है, पैसा ब्लॉक हो गया आपका। आपने माल खरीद लिया 10-15 करोड़ का एक साथ, अब उसका यूज आपको 3 साल तक नहीं होने वाला, इतना ज्यादा माल लाके आपने रख दिया। उतना ही पैसा अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया होता, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, तो आप उसके ऊपर इनकम अर्न करते। और सेकंड लॉजिक से सोचो, अगर आपने वो पैसा मार्केट से उधार लिया होता और फिर इन्वेंट्री खरीदी है, तो खाली खाली ब्याज भर रहे हो बाप। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है। इंक्रीज स्टोरेज एंड रिस्क, जगह पूरी खत्म हो जाएगी, आपके पास दूसरा माल रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि एक्सेस स्टॉक आपने रखा हुआ है। रिस्क क्या रहेगा, स्टॉक कभी भी खराब हो सकता है आपका, इतने साल से पड़ा है तो। कम माल हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब जरूरत होगी तब माल होगा नहीं, तो आपका प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। गोल क्या है हमारा, हमारा इन्वेंटरी ऑप्टिमम होनी चाहिए, मतलब ना ज्यादा ना कम। बहुत सारी टेक्निक्स है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज होती है, जिससे हम हमारी इन्वेंट्री को ऑप्टिमम लेवल पे रख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्या होता है अपने आगे देखेंगे, पहले नाम पढ़ लेते हैं। फिक्सिंग स्टॉक लेवल्स, एबीसी एनालिसिस, ये अपना एमए वाला एबीसी नहीं है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, वेद एनालिसिस, एफएसएन एनालिसिस, जेआईटी अप्रोच, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें से एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये वाले। नहीं, जस्ट इन टाइम भी ज्यादा नहीं आइडिया आपको। इन्वेंट्री टर्नओवर आपने पढ़ा हुआ, जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहते हैं। उसका फॉर्मूला था, आपको याद हो तो, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। ये हमें बताता है कि एक साल में हमारी इन्वेंट्री कितनी बार रोटेट हो रही है, कितनी बार खाली हो रही है। अब एक एक करके सारी टेक्निक्स को समझते हैं, पहले थ्योरेटिकली फिर प्रैक्टिकली। ईओक्यू, ईओक्यू का मतलब होता है ऑर्डर साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। इकोनॉमिक ऑर्डर साइज ये कहता है कि जब भी आप माल मंगवाते हो, आपका खर्चा मिनिमम होना चाहिए। आपकी कॉस्ट हमेशा क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, कितना माल मंगवाऊं मैं कि मेरा खर्चा क्या हो, मिनिमम। अब हमें तो आइडिया नहीं आएगा कि कितना माल मंगवाना है, उसके लिए दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है।
एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे लिस्ट नहीं दी हुई, साइड में लिख लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट का एग्जांपल, ऑर्डरिंग में लिख लो परचेज ऑर्डर कॉस्ट, बिलिंग टाइम, इंस्पेक्शन, और कैरिंग कॉस्ट में लिखो गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, इंटरेस्ट। ठीक है, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट को वन लाइन में अगर हमको डिफाइन करना है तो हम इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ बाइंग। माल खरीदते वक्त जो अदर एक्सपेंस होंगे, कॉस्ट ऑफ बाइंग, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कीपिंग, कीपिंग रखने का खर्चा। अब जब आप माल ऑर्डर करोगे, सामने वाला देगा, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो माल के ऑर्डर के टाइम पे होते हैं। ठीक है, जैसे बिल वगैरह बनाना पड़ेगा आपको, परचेज ऑर्डर वगैरह तैयार करना पड़ेगा, वहां पे एक बंदा बैठा होगा, उसको पगार वगैरह आप दे रहे होंगे, या उसका जो टाइम डिवोट हो रहा होगा। कई बार रॉ मटेरियल जब आपके पास आता है तो उसका इंस्पेक्शन किया जाता है कि वो क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से है कि नहीं। वो सब कौन से खर्चे माने जाते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब जब ऑर्डर करोगे वो खर्चा वहां पे दिखेगा आपको। दूसरा खर्चा होता है स्टॉक को रखने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ कीपिंग जिसे कहा जाता है। जैसे मैंने माल रखा, मुझे उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, मुझे उसका ट्रांसपोर्टेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब खर्चों को क्या कहेंगे हम? कैरिंग कॉस्ट। जब आप अपने ऑर्डर साइज को फाइंड आउट कर रहे होते हो, तो ये वाली चीज जहां पे आपको मिलेगी, जहां पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दैट लेवल इज नोन एज ईओक्यू लेवल। वो क्वांटिटी जो आएगी जहां पे ओसी और सीसी मैच हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ईओक्यू। मतलब जब भी हम ईओक्यू को कैलकुलेट करेंगे, एक चीज कॉमन है कि खर्चा जब भी निकालेंगे ये दो खर्चे सेम आने चाहिए हमारे, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। अब ईओक्यू निकालते कैसे हैं? तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसका। ये पहले तो कहीं नहीं आया ना अपने। ईओक्यू का फॉर्मूला है 2AO अपॉन सी रूट। ए का मतलब एनुअल डिमांड, कि एक साल में आपका कंजम्पशन कितना है, फैक्ट्री में कितने माल की रिक्वायरमेंट है, एक ऑर्डर पे खर्चा कितना होता है, और कैरिंग कॉस्ट कितनी आती है आपको स्टॉक को हैंडल करने में। ठीक है, जहां पे कैरिंग कॉस्ट लिखा है वहां पे एरो करके लिखो, इफ इन परसेंटेज देन, इफ इन परसेंटेज देन प्राइस मल्टीप्लाई विथ परसेंटेज। इफ इन परसेंटेज देन प्राइस मल्टीप्लाई विथ परसेंटेज। प्राइस का मतलब जो प्रोडक्ट हम खरीदने वाले हैं उसका प्राइस। अगर कैरिंग कॉस्ट सीधा सीधा आपको रुपए में नहीं दिया या पर यूनिट में नहीं दिया हुआ, और आपको बोला है 10%, 5%, 3%, तो 5%, 3% किसका करना है आपको? प्राइस का, जितने में आप वो माल खरीद रहे हो। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक ऑर्डरिंग, एक कैरिंग। ए मतलब एनुअल डिमांड, टू जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे वो एज इट इज रहने वाला है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो एक फॉर्मूला जो डिराइव किया गया उसके हिसाब से आया। ओ का मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। अगर परसेंटेज में हो तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइस से मल्टीप्लाई करके। फिर जो आंसर आता है उसको अंडर रूट करोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? ईओक्यू। अब ईओक्यू ऑलवेज आपको ये प्रूव करके देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 1000 यूनिट मेरा आंसर आता है ईओक्यू में, अगर आप 800 यूनिट का ऑर्डर करोगे ना तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, और अगर आप 1200 यूनिट का ऑर्डर करोगे तो भी आपकी कॉस्ट क्या आएगी? ज्यादा ही आएगी। बट 1000 का करोगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी? मिनिमम आएगी। आप कंपेयर करोगे ना 1200 को, 1000 को और 800 से, तो ये वाले लेवल पे सबसे कम कॉस्ट मिलेगी आप। अभी अपने प्रूव करके भी देखेंगे इसको। पहले देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया है। चलो, वहां पे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है नहीं है, चलो साइड में लिखो वहां पे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट।
किसी भी ऑर्डर की हमको टोटल कॉस्ट निकालनी हो कि भाई वो पूरा ऑर्डर कितने में पड़ा हमको, तो उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। तीन कंपोनेंट होंगे, परचेज कितने में किया, ऑर्डर का खर्चा कितना, कैरिंग करने का खर्चा कितना। व्हाट इज परचेज कॉस्ट? तो एनुअल कंजम्पशन इनटू प्राइस, ए इंटू पी। पूरे साल में कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है और एक यूनिट का भाव क्या है, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, एनुअल कंजम्पशन अपॉन क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं, पहले सीसी का भी लिख लो। क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू सीसी। ए का मतलब क्या था, एनुअल कंजम्पशन, मतलब एक साल में हम कितना माल खरीद रहे हैं। पी का मतलब प्राइस, मतलब पूरे साल में हमारा टोटल परचेज कितना हुआ वो मिल जाएगा। ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, कितने ऑर्डर आप कर रहे हो उसके ऊपर आपकी ऑर्डर कॉस्ट होती है। अब मैं आपको बोलूं आपका साल का कंजम्पशन 10,000 है, एक साल में टोटल कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, 10,000, और आप हर बार 1,000 क्वांटिटी का ऑर्डर करते हो, तो कितने ऑर्डर किए पूरे साल में, 10 ऑर्डर हुए ना। भाई पूरे साल में 10,000 चाहिए, और एक बार ऑर्डर करने पे कितनी क्वांटिटी आ रही है, तो ऐसे कितने ऑर्डर करोगे पूरे साल में, 10 करोगे तभी तो आपका एनुअल कंजम्पशन पूरा होगा। तो ये फॉर्मूला देखो आप, एनुअल कंजम्पशन अपॉन क्या किया हमने, क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई विथ ऑर्डरिंग कॉस्ट। 10 ऑर्डर है और मैं बोलूं 50 रुपया एक ऑर्डर पे खर्चा आता है, मतलब आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हुई, 500 रुपया। कैरिंग कॉस्ट एवरेज रूल के हिसाब से चलता है कि जितनी क्वांटिटी आप मंगवा रहे हो ऑर्डर में, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो वो एवरेज हो जाएगा, और उसके बाद आपको उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, कैरिंग कॉस्ट से। ये किस चीज का फॉर्मूला है। अब मैं आता हूं ईओक्यू पे। ईओक्यू कहता है कि जब भी हम क्वांटिटी लाके देंगे, ये दो चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो ऑर्डरिंग कॉस्ट की अमाउंट आएगी वही कैरिंग कॉस्ट की आनी चाहिए। अब मैं यहां से ऑर्डरिंग और कैरिंग का फॉर्मूला निकालता हूं। ऑर्डरिंग का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को अपने खाली वही लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन 2 इंटू सी। राइट, यही फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को मैं एनालिसिस करता हूं, ऑटोमेटिकली ईओक्यू का फॉर्मूला बनेगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, ए ओ अपॉन क्यू। ओके, 2 को सामने ले जाते हैं, क्यू को सामने ले जाता हूं, सी को डिवाइड में ले जाता हूं, स्क्वायर हटा देता हूं, स्क्वायर हटाते ही रूट आ जाएगा सामने, बन गया ईओ क्यू। ये इसी वजह से बना है बिकॉज आपकी कैरिंग कॉस्ट और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होता है, तभी ईओ क्यू बन सकता है, अदरवाइज ईओ क्यू बन ही नहीं सकता। ये क्लैरिटी आई। लिखो ये, एग्जाम में थियरी में पूछे ईओ क्यू क्या होता है, तो इसको डिराइव्ड करके एक्सप्लेन करना कि देखो इस तरीके से ईओ क्यू का फॉर्मूला डिराइव्ड होता है। तो लिख लेना, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। हो गया।
डन। पहली वाला टेक्निक पढ़ रहे हैं अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला क्लियर है? अगर कोई आपको पूछे कि भाई ईओक्यू की टोटल कॉस्ट कितनी, तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला आएगा। टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो सब सारे खर्चे प्लस करने पड़ेंगे। सिर्फ ईओक्यू निकालना है तो ईओक्यू का फॉर्मूला लगाना है अपने, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने, सेकंड वाला लेते हैं, फिर इन दोनों के प्रैक्टिकल करेंगे अपने। फिक्सिंग स्टॉक लेवल्स नीचे दिया होगा शायद, यस, लिखो वहां पे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। रीऑर्डर लेवल वहां पे साइड में लिख लो। पॉइंट एट विच यू प्लेस a fresh order। पॉइंट एट विच यू प्लेस अ फ्रेश ऑर्डर। फिर आता है मिनिमम लेवल, उसमें लिख लो स्टॉक शुड नॉट गो बिलो दिस लेवल। स्टॉक शुड नॉट गो बिलो दिस लेवल इन नॉर्मल सिचुएशन। मैक्सिमम में लिखो हाईएस्ट स्टॉक यू शुड कीप। हाईएस्ट स्टॉक यू शुड कीप। नेक्स्ट है डेंजर लेवल, उसमें लिख लो बाय इमीडिएटली, बाय इमीडिएटली इवन एट हायर कॉस्ट। बाय इमीडिएटली इवन एट हायर कॉस्ट। बाय इमीडिएटली इवन एट हायर कॉस्ट। फिर एक और चीज लिख लो, डेंजर लेवल के नीचे लिखो सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब होगा एक्स्ट्रा स्टॉक फॉर सेफ्टी। ठीक है, चलो अब समझते हैं। जब आप फैक्ट्री लेके बैठे हो, गोडाउन लेके बैठे हो, तो आपको ये स्टॉक लेवल फिक्स करने पड़ेंगे अगर आप अच्छे तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहते हो। रीऑर्डर लेवल वो लेवल होगा जैसे ही आपका स्टॉक कम होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर यहां से इश्यू हो जाएगा नई क्वांटिटी का। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि भाई मेरे गोडाउन में बहुत सारा माल पड़ा है, लेकिन जैसे ही 1000 किलो बचा, यूज करते करते क्वांटिटी कम हो गई, कम होके कहां तक पहुंच गए, 1000 kg। यहां से ऑटोमेटिकली एक परचेज ऑर्डर रिलीज होगा। जैसे हर बार आप 5000 किलो का माल खरीदते हो तो 5000 kg का ऑर्डर इश्यू हो जाएगा। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे रीऑर्डर होता है, ठीक है। अगेन एंड अगेन वहां पे ऑर्डरिंग होता रहेगा। सेकंड क्या है, मिनिमम लेवल का मतलब इससे बिलो नहीं जाना है। इससे बिलो गए तो फैक्ट्री में गड़बड़ हो सकती है, आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है। सो कंपनी वाले क्या करते हैं, मिनिमम लेवल मेंटेन करते हैं। जैसे 1000 kg के एग्जांपल को मैं कंसीडर करूं तो 400 को मैं नाम दे देता हूं मिनिमम। 400 नहीं, 600 को दे देते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, 600 किलो से नीचे आपका गोडाउन में नहीं जाना चाहिए क्वांटिटी। 1000 पे रीऑर्डर होता है, ठीक है, पर कई बार सपोज रीऑर्डर नहीं हुआ और क्वांटिटी कम होते होते कहां तक पहुंच गए आप, 600 तक। 600 से बिलो गए तो कभी भी प्रोडक्शन ठप हो सकता है अगर बड़ा ऑर्डर आया तो रिस्की वाली सिचुएशन होगी। तो ये मुझे हिंट देता है कि भाई मिनिमम गोडाउन में ऑलवेज इतना माल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मैक्सिमम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यहाँ पे 4000 kg, फोर ज्यादा हो जाएगा, अपने ले लेते हैं 2000 किलो। इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी कर लो 2000 से ज्यादा गोडाउन में माल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इससे ज्यादा माल अगर आपके गोडाउन में हुआ तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, आपका अननेसेसरी पैसा ब्लॉक हो जाएगा वहां पे। तो ये हो जाता है मेरा मैक्सिमम लेवल। और कौन से लेवल है, डेंजर लेवल का मतलब ये मिनिमम से बिलो वाला लेवल आ जाएगा कि 600 किलो था,
आप 300 पे पहुंच गए, आपका ध्यान ही नहीं है। मतलब ये डेंजर सिचुएशन है। अब अगर गोडाउन में माल तुरंत नहीं आया, भले ही आपको महंगा पड़े, तुरंत मंगवा लो, फैक्ट्री बंद हो जाएगी नहीं तो। इसलिए उसको क्या नाम दिया गया इन्होंने, डेंजर लेवल। एवरेज का मतलब ऑन एन एवरेज कितना माल मेरे गोडाउन में होना चाहिए। सेफ्टी स्टॉक का मतलब सेफर साइड के लिए आप एक्स्ट्रा थोड़ा रिजर्व में माल रखोगे, दैट इज नोन एज सेफ्टी स्टॉक। फॉर्मूला देखो इनका। आप रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मैक्सिमम यूजेस मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है आपका, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है कि जब आप ऑर्डर करते हो तो सप्लायर आपको कितने दिनों में माल देगा, 2 दिन में देता है, 3 दिन में देता है, मैक्सिमम कितना टाइम वो लेगा उसको कहते हैं मैक्सिमम लीड टाइम। और मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब आपका मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक कितना है, 1 वीक के हिसाब से हो सकता है, पर डे के हिसाब से हो सकता है कि भाई एक दिन में मैक्सिमम कितना कंजम्पशन आप करते हो, और उसका मैक्सिमम लीड टाइम क्या है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रीऑर्डर लेवल। मिनिमम लेवल कैसे निकालना है, तो मिनिमम लेवल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले आरओएल में से आपको नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम, वहां पे लिख लो दूसरा नाम एवरेज। दोनों का एवरेज ही है, नॉर्मल का मतलब एवरेज। एवरेज कंजम्पशन बोलो या नॉर्मल बोलो, बोथ आर सेम। मतलब रीऑर्डरिंग लेवल में से मैं एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम माइनस कर दूंगा तो मुझे कौन सा लेवल मिलेगा, मिनिमम लेवल मिलेगा। मैक्सिमम कैसे ढूंढा जाएगा, आरओएल, देखो हर एक के अंदर आरओएल कॉमन आ रहा है, प्लस आरओ क्यू। आरओ क्यू की जगह पे एरो करके लिख लो ईओ क्यू। आरओ क्यू का वैसे नाम होता है रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, दैट इज रीऑर्डरिंग लेवल। तो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज नथिंग बट योर ईओ क्यू, जितना आप ऑर्डर करते हैं, माइनस क्या करना है, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये आप मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करोगे तो आपको कौन सा लेवल मिल जाएगा, मैक्सिमम लेवल। फिर आता है डेंजर लेवल। नॉर्मल का मतलब एवरेज इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, मतलब टफ सिचुएशन में बहुत ही आपको इमरजेंसी आ गई तो आपका सप्लायर फास्ट से फास्ट कितने दिनों में माल दे देगा। अगर आप उसको बोलोगे तात्कालिक भेज अभी का अभी, तो वो बोलेगा कम से कम 2 दिन तो लगेंगे, मैं अभी यहां से महाराष्ट्र से माल रवाना करूंगा तो भी 2 दिन के अंदर पहुंचेगा। तो दैट इज इमरजेंसी लीड टाइम, कि मिनिमम टाइम में वो कब तक हमारे पास माल पहुंचा सकता है। एवरेज में ध्यान रखना दो फॉर्मूला है, एक है मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक या मिनिमम कंजम्पशन नहीं है ये मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल। मतलब ऊपर जो दो आंसर आ रहे हैं हमारे मिनिमम और मैक्सिमम, उन आंसरों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको कौन सा स्टॉक मिल जाएगा, एवरेज। सेकंड फॉर्मूला एक और है, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 आरओ क्यू का मतलब ईओ क्यू। एग्जाम में अगर कुछ ना पूछा हो, एग्जाम में अगर ऐसा बोले कि एवरेज स्टॉक एज पर ईओ क्यू, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कुछ ना बोला हो तो दोनों लगाने के, दोनों में आंसर अलग आता है, वो भी मैं बता देता हूँ, डिफरेंस आएंगे दोनों के आंसर पर, क्योंकि दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली डिफर करते हैं। ठीक है, बट दो फॉर्मूलाज दिए हुए कैलकुलेट करने में, कुछ ना दिया हो तो दोनों ढूंढ ही लेने के, सेफर साइड के लिए। बोलो यहां तक क्लियर। चलो अब अपने पहले जाते हैं प्रैक्टिकल में, बाकी की थ्योरी बाद में देखेंगे, इंप्लीमेंट करते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 8, a company manufactured a special product which require a component alpha. Following particulars are collected for the year 2021. Annual consumption 8,000 यूनिट्स, मतलब पूरे साल में कितने यूनिट की जरूरत है हमें, 8,000 की। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये कौन सा खर्चा हुआ मेरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर करने का खर्चा 200 रुपया पर ऑर्डर हुआ। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब प्राइस हुई, अल्फा खरीदने का खर्चा कितना, और अल्फा को ऑर्डर करने का ऊपर लिखा है प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना है। कैरिंग कॉस्ट कितने परसेंटेज, और जब परसेंटेज में हो तो हमें पता है प्राइस को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। प्राइस कितनी थी, 400 इंटू 20%, कैरिंग कॉस्ट आपकी आएगी 80 रुपीज।
अगर आपको डायरेक्टली बोला होता 10 रुपीज तो कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा 10 रुपया ले लेते। परसेंटेज में हो तो प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर क्या लिखा है, कंपनी को एक ऑफर मिला है क्वांटिटी डिस्काउंट का। कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 4% के हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आपने 4,000 क्वांटिटी एक ही टाइम पे मंगवाई तो। आप ऊपर देखोगे तो आपकी एनुअल डिमांड कितनी थी, और सामने वाला सप्लायर बोल रहा है कि एक ही लॉट में आपको कितने यूनिट मंगवाने हैं? 4,000। अगर मैं एक ही लॉट में 4,000 मंगाऊंगा तो साल में 2 बार ही माल मंगवाना रहेगा मुझे। पर मुझे तो ये चेक करना है कि मुझे सस्ता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने बोला है कि भाई एडवाइस अपने को देनी है कि क्या ये डिस्काउंट वाला ऑफर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सेकंड वाला पढ़ो क्वेश्चन, एडवाइस वेदर डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट। और उसके पहले क्या पूछा है, और हमें तो पता है कि यही वो लेवल है जहां पे मेरा खर्चा क्या आएगा। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि कॉस्ट मेरी कितनी होगी मिनिमम। फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, क्वांटिटी डिस्काउंट के साथ। और अगर क्वांटिटी डिस्काउंट में कॉस्ट ईओक्यू के कॉस्ट से कम आई तो ऑफर लेना चाहिए, और अगर नहीं आई तो नहीं लेना चाहिए। ये मेरा वो लेवल है ना जहां पे खर्चा क्या आता है, मिनिमम। फिर ये 4% डिस्काउंट का लालच दिया, तो हम 4% डिस्काउंट को देख के टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम मैच करेंगे कि भाई खर्चा किस में कम आ रहा है। अगर ईओक्यू में कम है गो विथ ईओक्यू, अगर 4,000 वाले में खर्चा कम आ रहा है डिस्काउंट के साथ, आपको डिस्काउंट ऑफर लेना चाहिए। आपको जहां खर्चा कम आएगा वो ऑफर आपके लिए फेवरेबल माना जाएगा। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपने। सबसे पहले जो कंपोनेंट मुझे चाहिए, एनुअल कंजम्पशन कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, 400 नहीं 80। तो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल ईओक्यू 2AO अपॉन सी। चलो 2, एनुअल कंजम्पशन 8,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200, कैरिंग कॉस्ट 80, सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 80 और उसके बाद उसका रूट कर देना, बस 200 ही। पक्का ना? ईओक्यू कहता है कि हर बार कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करना चाहिए, तब जाके आपका खर्चा क्या होगा, मिनिमम। 200 से बिलो गए तो भी खर्चा बढ़ेगा, 200 से ऊपर गए तो भी खर्चा बढ़ेगा। ये प्रूफ भी करके देखेंगे आप। ईओक्यू के अलावा कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एक साल में ईओक्यू के हिसाब से कितने ऑर्डर आप करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे। तो आप समझो, आप हर बार माल कितना मंगवाने वाले हो, 200 का। आपको पूरे साल में कितना माल चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, ए अपॉन ईओक्यू, कि भाई 8,000 चाहिए और हर बार हम 200 मंगवाएंगे, मतलब मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, 40 ऑर्डर करने पड़ेंगे, तब जाके 8,000 क्वांटिटी मेरे पास आएगी। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कितने टाइम में आप ऑर्डर करोगे। 40 ऑर्डर करने पर कब करोगे, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, तो उसको कहते हैं हम टाइम गैप। बताओ कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर मुझे डेज में निकालना है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, और मुझे टोटल ऑर्डर कितने करने हैं, बताओ। 1 2, मतलब ऑलमोस्ट हर 9 दिन के बाद आपका एक ऑर्डर जाएगा ना, तब जाके 365 दिन में आपके 40 ऑर्डर पूरे हो पाएंगे। अगर आपको इसको वीक में निकालना हो तो 52 डिवाइड बाय 40, मतलब अप्रोक्स 1.3 वीक में आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। मंथ में मंगवाना है तो 12 डिवाइड बाय 40। समझ में आया? ये हम क्या कर रहे हैं, टाइम गैप निकाला कि भाई हर ऑर्डर के बीच में कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? पक्का? चल, अब हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है कि वो हमको ऑर्डर लेना है कि नहीं। बट वो ऑर्डर लेने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसकी, कि अगर मैं ईओक्यू पे ऑर्डर कर रहा हूं तो मेरा टोटल खर्चा कितना बैठता है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला कहता है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का मतलब ए इंटू पी, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ए अपॉन क्यू इंटू ओ, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्यू अपॉन 2 इंटू सी। चलो, जब हम ईओक्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ईओक्यू कितना आया था, 200। तो समझ लेना फॉर्मूले में क्यू का मतलब कितना होगा आपका, 200, क्योंकि कितनी क्वांटिटी हम मंगवा रहे हैं, 200 क्वांटिटी हम मंगवा रहे हैं। एनुअल कंजम्पशन प्राइस कितनी थी हमारी,
400 ही थी प्राइस। ओके, प्लस एनुअल कंजम्पशन 8000, क्वांटिटी कितनी मंगवा रहे हैं हम, ऑर्डर का खर्चा कितना आ रहा है, ऑर्डर का खर्चा 200 है ऑर्डरिंग का तो। ओके, क्वांटिटी 200 डिवाइड बाय 2, कैरिंग का खर्चा कितना आ रहा है, 80 रुपए था ना कैरिंग कॉस्ट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपने। 32 लाख, 32 लाख 16 हजार। इसका बोलो 8000, इसका भी 8 ही आएगा। ईओक्यू पे दोनों अमाउंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, देखो सेम आ गई। सो टोटल अमाउंट 32 लाख, मतलब ईओक्यू मॉडल के हिसाब से टोटल कॉस्ट इतनी बनेगी पूरे साल की। क्लियर। अब उसने जो ऑफर दिया है अपने को, अब उस ऑफर को चेक कर लेते हैं। ऑफर क्या दिया उसने, 4%। अच्छा, जब डिस्काउंट दिया हो तो आपके टोटल कॉस्ट वाले फॉर्मूले में कौन कौन सी चीजें बदल जाएगी। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है A×P वाला, बताओ डिस्काउंट की वजह से कौन कौन सी चीजें बदलने वाली है। प्राइस बदलेगा, प्राइस कम हो जाएगी। प्राइस के ऊपर कौन टिका हुआ था, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर थी, प्राइस के ऊपर थी। प्राइस बदली मतलब कैरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो पहले ही मैं दोनों चीजें निकाल देता हूं। प्राइस मेरी 400 रुपया थी, 4% माइनस हो जाएगा। ओके, कैरिंग कॉस्ट 384 का 20%, 20% ही था ना, कितना। 76.8। ये अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको ये दो चीजें बदल देनी है। चलो, सबसे पहले आता है परचेज कॉस्ट। 8000 क्वांटिटी इंटू परचेज प्राइस अब कितनी हो जाएगी, 384, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, एनुअल कंजम्पशन अपॉन। अब ध्यान रखना, जब आप 4% डिस्काउंट का ऑफर ले रहे हो तो उसने बोला था क्वांटिटी कितनी मंगवानी पड़ेगी, तो यहां पे हमको क्वांटिटी में 4000 लिखना पड़ेगा अब। और ऑर्डरिंग का खर्चा कितना, प्लस कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट 76.8। 30 लाख 30। हाँ। इसका तो 400 आएगा, 2000 इंटू 76.8, 1 लाख। अब देखो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। कारण, आप देखो 4000 क्वांटिटी का ऑर्डर करोगे तो कितने ऑर्डर होने वाले, खाली 2 ही ऑर्डर होंगे। वहां पे कितने ऑर्डर थे, 40 ऑर्डर थे। तो बट ऑब्वियस है ऑर्डर का खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, 4000 क्वांटिटी मंगवाओगे तो एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी आ जाएगी, तो उसको कैरी करने का खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो गई। टोटल कॉस्ट 32 लाख 36। 36। हमारे ईओक्यू में खर्चा कितना आ रहा था, 3200 लाख। यहाँ पे कितना आ रहा है, बोलो ऑफर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। फिर नीचे लिख लेंगे ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमको महंगा पड़ रहा है। उसको बोलेंगे 4% की जगह 10% दे, फिर देखते हैं। अगर वो 10% देता है तो हम वेरीफाई कर लेंगे, अगर कम पड़ रहा है तो ऑफर बाय करेंगे। खबर पड़ी, कोई डाउट इसमें। बस ये समझ में आ गया तो समझो चैप्टर आ गया। कॉपी। चलो, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, सबका 2500 आ रहा है। ए आपका 10,000, ओ आपका 50, और कैरिंग कॉस्ट आएगा 2 का 8%, 0.16। ओके डन, फिर रूट कर दिया होगा तो 2500 आ सकता है। नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, 10,000 डिवाइड बाई 2500 4 हो जाएगा। टाइम गैप भी निकाल ही देते। सरस, सही जवाब। और कौन सा दिया था, इसमें लोचे ना मारे हो। एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट ₹1, ऑर्डरिंग कॉस्ट 25, कैरिंग कॉस्ट 20%। 20% किसका लेंगे, 1 रुपए का लेंगे, तो 0.20 हो जाएगा। चलो, तो ईओक्यू कितना आया, 3000 के 300, सबका 3000 आ रहा है। कोई है जिसका नहीं आ रहा। चलो ठीक है, फिर सवाल पूछा था इन्होंने, हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू। इसमें क्या किया,
आपको ईओक्यू की टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कितनी आई ईओक्यू के हिसाब से टोटल कॉस्ट? कितना? 36, 30, 36,600। हाँ, मतलब यही हुआ ना, ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट तो क्वांटिटी 3,000 ही लोगे ना। ये आ रहा है सबका? दो आंसर आ रहे हैं तो फिर मेरे को ही निकालना पड़ेगा। नहीं, एक 6,000 की क्वांटिटी पे पर भाई इन्होंने, और पहले मैं बोल रहा हूँ ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट किया, मैंने सवाल ही ये पूछा है तुम लोगों को। मैं पूछ रहा हूँ ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट किया, तो जब ईओक्यू पे पूछ रहा हूँ तो ईओक्यू वाली क्वांटिटी लोगे ना आप, दूसरी क्वांटिटी थोड़ी ले सकते हो। 3,000 क्वांटिटी ली तो आंसर टोटल कॉस्ट का कितना आया? सबका आ रहा है? एल्स में कैलकुलेट करूं। एनुअल कंजम्पशन कितना, प्राइस कितनी, तो ये हो गया टोटल 36,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय क्वांटिटी 3,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी? बोलो कितना आ रहा है इसका आंसर? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी 3,000 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट क्या ली थी हमने? 0 इसमें क्या रॉकेट साइंस था? यही तो आना चाहिए। तो तुम फिर कुछ भी प्राइस वाइज ले लोगे तो थोड़ी चलेगा। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ईओक्यू पे माल मंगवाना हमारे लिए सस्ता है कि नहीं? तो हमें एग्जिस्टिंग पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी कंपनी की। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्लियर कट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कंपनी 6 इंस्टॉलमेंट में माल मंगवा रही है, और साल का कंजम्पशन कितना है, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने 6,000 यूनिट मंगवाए होंगे। राइट, 36,000 है, 6 इंस्टॉलमेंट मतलब हर क्वांटिटी 6,000 की हुई होगी ऑर्डर की। अब आप 6,000 पे टोटल कॉस्ट निकाल के देख लो, मतलब क्यू कितना लेना है अब हमें। ओके, प्राइस में कोई बदलाव करने का नहीं बोला, डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो आपकी परचेज कॉस्ट तो यही रहेगी। आपकी खाली ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट बदलने वाली है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में अब डिवाइड में 3,000 की जगह पे कितना लिखेंगे हम? इंटू 25, और यहां पे हो जाएगा 6,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.20। चलो, ऑर्डरिंग का कितना? 150, कैरिंग का 600, टोटल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम ईओक्यू के थ्रू जाते हैं तो 150 रुपए की सेविंग होगी। भाई समझ में आया? तो इससे इजी चैप्टर नहीं होगा, ये भी बोल देता होगा। भाई क्लियर? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? कॉपी वॉपी करना है कुछ? कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भाई, मन बना रखता। छे, कॉपी कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। अब देखो 7 तो बहुत इजी है। एनुअल कंजम्पशन 3,200, प्राइस 6 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 25% किसका करोगे? 6 रुपए का करोगे। कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब ऑर्डर करने का खर्चा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी है? 150। हो जाएगा घर पे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, एनुअल कंजम्पशन 18,250, प्राइस 36.50, कैरिंग कॉस्ट 20%, तो 20% किसका करेंगे हम? 36.50 का। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50, ईओक्यू निकालने को बोला है, हो जाएगा होमवर्क। कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, इसलिए एकदम बहुत इजी वाला है। चलो फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सब के सब आईएमपी, ध्यान रखना 7-7 मार्क में पूछते हैं ये सवाल। अब इसके ऊपर वाला जो हमने किया था ये अल्फा वाला, तो इसमें क्या लॉजिक था बोलो, कितना इजी का सवाल था, 7 मार्क में पूछा गया है।
और अभी जो करवा रहा हूं वो भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा लिटिल बिट आपको और लगेगा। पी लिमिटेड को क्वांटिटी डिस्काउंट का ऑफर आया है। क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग डिस्काउंट मिलेगा। 500 से कम का ऑर्डर करोगे तो 12 रुपए लगेंगे। 500 से 1600 के बीच में ऑर्डर हुआ तो 1180 में पड़ेगा आपको। 1600 से 4000 के बीच में हुआ तो 1160 में पड़ेगा। देन 11.40 एंड 8000 से ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर किया तो 11.20 में पड़ेगा। तो हर क्वांटिटी पे डिस्काउंट दिख रहा है आपको। नीचे बोला है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी, ये आपका एनुअल कंजम्पशन हुआ। फिर बोला है ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी, तो चलो एनुअल कंजम्पशन मिल गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गई। कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है, अच्छा 20% किसका करेंगे हम, प्राइस का करेंगे ना। प्राइस तो एक थोड़ी है, आपके पास पांच पांच प्राइस है अब। तो कौन सी वाली प्राइस, कौन सी वाली बोला आपको, जो सबसे कम वाली हो वो। ठेका नहीं मारवाना है। ये प्राइस तो आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा ना, आप ऑर्डर कितना कर रहे हो उसके हिसाब से प्राइस नक्की हो रही है। पर हम तो फंस गए यहाँ पे, ये 20% किसके ऊपर कैलकुलेट करें। बोला भी है कि एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैलकुलेट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ढूंढना तो ईओक्यू है। लेटेस्ट अभी थोड़े साल पहले दिसंबर महीने में 7 मार्क का ये सवाल पूछ लिया था। अब यहाँ पे ईओक्यू का फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है। तो आप कौन सी प्राइस लोगे, एक प्राइस नहीं ले सकते। सो यहाँ पे हम करेंगे ट्रायल एंड एरर। कैसे करना है देखना। चलो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ पहले। सबसे पहले लिखूंगा क्वांटिटी। जब हम क्वांटिटी डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर करने वाले हैं। ट्रायल एंड एरर में हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे हर एक की टोटल कॉस्ट। हर एक की क्या फाइंड कर लेंगे हम, जिसकी टोटल कॉस्ट कम आई वो क्वांटिटी हमारी ईओक्यू बन जाएगी। भाई हर एक क्वांटिटी पे क्या कर लो, सबकी कॉस्ट ढूंढ लो। जिसकी कॉस्ट कम आई वो क्या बन जाएगा हमारा ईओक्यू, क्योंकि हमें भी पता है ईओक्यू पे कॉस्ट क्या होती है, सबसे कम होती है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी डिस्काउंट ऑफर और एटसेट्रा। यहाँ पे ऐसी कोई बात तो की नहीं इन्होंने। चलो तो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे परचेज कॉस्ट, फॉर्मूला क्या है एनुअल कंजम्पशन इनटू प्राइस। फिर दूसरा चाहिए मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन अपॉन क्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर आता है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है क्वांटिटी अपॉन 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट। और इन सबको प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। चलो हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5, 5 वेराइटी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पे हर एक के अंदर क्वांटिटी अलग अलग होगी। अब फर्स्ट में क्या बोला इन्होंने, लेस देन, तो कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, 500 से कम वाली कोई भी अमाउंट लेनी है, मैं 400 ले लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मिनिमम में चले जाते हैं अपने, 500 बट लेस देन, तो हम ले लेते हैं 500। फिर नेक्स्ट वाले में कितना है, 1600 बट लेस देन, तो हम 1600 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर 4000 पे कैलकुलेट कर देते हैं। 8000 एंड अबोव है तो 8000 ले लेते हैं अपने। ठीक है, सबकी मैंने एक क्वांटिटी यहाँ पे लिख ली है। सबकी प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। 400 वाले में प्राइस किया है बताना, इधर ब्रैकेट में ही लिख लेता हूं मैं, 12। फिर तो 20 पैसे कम होते जा रहे हैं। ओके, एनुअल कंजम्पशन कितना दिया है क्वेश्चन में,
ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी है? 12 ही है ना? ठीक है। कैरिंग कॉस्ट हर सिनेरियो में चेंज होगी, क्योंकि हर सिनेरियो में प्राइस क्या है, अलग अलग है। चलो, तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं लिखता हूं एनुअल कंजम्पशन इनटू प्राइस। एनुअल कंजम्पशन 8,000 इनटू प्राइस 12। चलो, सेकंड ऑप्शन, एनुअल कंजम्पशन 8,000 इंटू 11.80। 94,400 8,000 इंटू 11.60। 92,800 1600 रुपये माइनस करते जाओ, वही आंसर आ रहा है। 8,000 इंटू 11.40। 91,200 91। एंड 8,000 इंटू 11.20। 89। सभी लेवल की परचेज कॉस्ट आ गई। चलो, अब सभी लेवल की अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एनुअल कंजम्पशन 8,000। क्वांटिटी फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारी 400 है, मतलब 400 का ऑर्डर करने वाले हैं हम। डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई विथ 12। 240 चलो, 8,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 12। फिर हो जाएगा 8,000, क्वांटिटी कितनी यहाँ पे 1,600 है, डिवाइड बाय 1,600 इंटू 12। 60 रुपीज। फिर 8,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 12। चलो, फिर 8,000 डिवाइड बाय 8,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट हर एक में कम क्यों हो गई? क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी ऑर्डर कम होते जाएंगे, ऑर्डर कम होंगे तो खर्चा भी कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं कैरिंग कॉस्ट में। क्वांटिटी 400 डिवाइड बाय 2। अब कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20% था। प्राइस 12 रुपए है, 12 रुपए का 20%। 2 पॉइंट कैलकुलेट करो। 480 चलो, फिर क्वांटिटी हो गई हमारी 500 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे प्राइस थी हमारी 11.80 का 20%। यहाँ पे क्वांटिटी आई हमारी 1,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 2.32। 2.32 ही आ रहा है ना? 18.1856 है? 156 फिर यहाँ पे क्वांटिटी ले ली हमने 4,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 2.28। 4,505 यहाँ पे क्वांटिटी ली हमने 8,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 2.24। 8,960 सबकी कैरिंग कॉस्ट आ गई। बस अब खाली टोटल करना है आपको, और कुछ नहीं करना। करो भाई, फर्स्ट वाले का टोटल। पहले में कितना? 96,720 चलो, दूसरे में। सेकंड का 95। 188। 88 के 82। શું કરો છો યાર? 95 182 फाइनल। 94,760 90। 4,760 यार, गजब मानस हो तुम। यही तो बोला था बेचारे ने। 95। 98,572 500। 72 देखो, आप क्वांटिटी कम मंगा रहे थे, 96 का खर्चा। हल्की सी क्वांटिटी बढ़ी, 95 हो गया। फिर खर्चा कितना हुआ? फिर देखो, खर्चा बढ़ गया वापस। सो जिस पॉइंट पे खर्चा मिनिमम हुआ, ये वाले पॉइंट पे हुआ, इसके सामने क्वांटिटी कितनी है? दिस इज योर ईओक्यू। आपको 1600 क्वांटिटी का ऑर्डर करना चाहिए। जहां पे खर्चा कम आया वो हमारा फाइनल आंसर। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड।
खबर हाँ गायब हो गया, खबर पड़ी। तो जब भी आपको डिफरेंट क्वांटिटी एंड डिफरेंट प्राइस दिया हुआ हो तो टोटल कॉस्ट सबकी निकालने की, उसमें जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो वो आपका आंसर फाइनल। बोलो कोई डाउट? COPY। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द कंपोनेंट A एंड B आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूजेस का मतलब आपको एवरेज कंजम्पशन दिया है, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है, मिनिमम कंजम्पशन दिया है, ठीक है। फिर रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या था? EOQ। रीऑर्डर बोलो या इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों के लिए EOQ अलग अलग दे दिया। फिर टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। टाइम पीरियड का मतलब जो फॉर्मूले में लीड टाइम वर्ड आ रहा था, दैट इज योर टाइम पीरियड। अब ए में दिया है 4 to 6, मतलब मिनिमम कितना हुआ इसमें? मिनिमम पूछा है मैंने। 4 और 6 में मिनिमम क्या होता है? 4 और 6 में मिनिमम 5 होता है। गजब गणित है। 4 और 6 में मिनिमम 4 हुआ और मैक्सिमम 6। अब तेरा जवाब बोलता हूं एवरेज 5 हुआ आपका। एवरेज कैसे निकालेंगे? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। चलो 2 and 4 में 2 मिनिमम 4 मैक्सिमम, एवरेज कितना हो जाएगा? 3। क्या पूछा है? बोले ROL ढूंढो, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक। चलिए रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला बोलिए। मैं सिर्फ ए का कैलकुलेट करके देता हूं, बी का आप खुद कर लेना। मैक्सिमम कंजम्पशन या यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ए का कर रहे हैं अपने, तो ए का आप देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन दोनों में सेम रखा है। कितना लेना है अपने को? 450। और टाइम पीरियड मैक्सिमम कितना लेंगे? तो ए का टाइम पीरियड 4 to 6 है तो 6 लेंगे अपने। तो 450 मल्टीप्लाई करो 2700 यूनिट्स। चलो उसके बाद क्या पूछा है? ROL के बाद मिनिमम लेवल। चलो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? ROL माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब एवरेज, तो एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। ROL अभी अभी हमने ढूंढा। एवरेज कंजम्पशन दिया है क्वेश्चन में नॉर्मल, नॉर्मल दिया हुआ है। अगर दिया हो ना तो फिर आप देखो, अगर ना दिया होता तो क्या करते? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। भाई एवरेज कैसे निकाला जाता है? मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज इज यार नॉर्मल। यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है 300, तो 300 ले लेने का। ए का कर रहे, ए का अभी हमने एवरेज टाइम निकाला था 5। 2700 माइनस 1500। अगला मैक्सिमम लेवल। ROL प्लस ROQ या फिर EOQ माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ROL अभी हमने ढूंढा था। EOQ आपको दिया हुआ होगा। ए का देखो EOQ दिया है 2400 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है हमारे पास? 150। देखो मिनिमम कंजम्पशन 150 दिया है और ए का मिनिमम लीड टाइम 4 दिया हुआ है। कितना हो जाएगा ये? बोलो फाइनल आंसर। 4000। ये आ गया मेरा मैक्सिमम लेवल। और क्या पूछा है? एवरेज के दो फॉर्मूले थे, एक मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो मिनिमम लेवल का आंसर आया हमारा 1200, मैक्सिमम लेवल का आंसर आया हमारा 4500 डिवाइड बाय 2। आंसर नंबर 1 2850। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? मिनिमम प्लस 1/2 मैक्सिमम। मिनिमम लेवल प्लस 1/2 EOQ
आरओ क्यू मतलब ईओ क्यू। मिनिमम लेवल कितना है अपना 1200, 1/2। ईओ क्यू कितना आया था, दिया हुआ है ना ईओ क्यू, तो कितना हो जाएगा ये। बोला था दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। क्लियर, बोलो समझ में आया। 7 मार्क में पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट बी का आपको खुद कर लेना है, आप लोग होशियार हो कर लोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है, वो भी आपको खुद करना है। હવે શું બાકી રહ્યું, Question 4. 4 कोई क्वेश्चन क्या। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पे ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, और मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। सीओजीएस कैसे ढूंढेंगे। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ पे कैसे ढूंढोगे, ओपनिंग तो पड़ा है, क्लोजिंग भी पड़ा है, परचेज पड़ा है। ये परचेज नहीं है, ये कंज्यूम है। यहाँ पे कंज्यूम को ही क्या कहा जाएगा, मटेरियल कंजम्पशन। फाउंडेशन में कॉस्टिंग याद करो, मटेरियल कंजम्पशन हम निकालते थे स्टार्टिंग में, रॉ मटेरियल कंजम्पशन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके। तो यहाँ पे ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज नथिंग बट योर सीओजीएस, फॉर्मूला वही हुआ ना इसका। तो चलो 7,80,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, 1,00,000 प्लस 160 डिवाइड बाय 2 टाइम्स। पीछे टाइम नहीं लिखोगे तो 1 मार्क तो वैसे ही कट जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रॉ मटेरियल का 6 टाइम्स है। तो पढ़ी, क्लियर। ये वो बाकी ना आरओएल वाला कॉपी करना। चल, पॉइंट नंबर 5। अभी तक हमने 4 एनालिसिस देख लिए, 5वां एनालिसिस आया है एबीसी, इसके आगे कुछ बाकी नहीं। पॉइंट नंबर 3, ओके। थर्ड एनालिसिस है अपना, जिसका नाम है एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म लिख लो, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये मेथड का नाम है। अब इंडिविजुअली ए बी और सी का मतलब क्या होगा यहाँ पे। ए का मतलब कैटेगरी ए का मीन्स होता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल, कैटेगरी बी का मतलब होगा मॉडरेट कंट्रोल, कैटेगरी सी का मतलब होता है सिंपल कंट्रोल। एग्जाम्पल, आपके पास गोल्ड पड़ा है फॉर एग्जाम्पल 5,000 kg, प्राइस है उसकी 200 रुपया, मान लेते हैं। 200 तो बहुत कम हो जाएगा, 20,000 रख देते हैं। ठीक है, 20,000 रुपये पर केजी। हाँ, आपके पास सिल्वर पड़ा है 10,000 kg, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अपने 10,000। ये आप मेटल में डील करते हो। आपके पास कॉपर पड़ा है 5,000 kg, प्राइस ले लेते हैं अपने 200 रुपया। आपके पास स्टील पड़ा है 1,00,000 kg, प्राइस रख देते हैं अपने 20 रुपया। आपके पास प्लास्टिक पड़ा है 50,00,000 kg, प्राइस है 1 रुपया। फिर क्या डाल देते हैं अपने, एल्यूमिनियम पड़ा है आपके पास 10 लाख किलो, प्राइस है 10 रुपये। अब आपके गोडाउन में इतना सारा माल पड़ा है, डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। अगर मैं क्वांटिटी पे ध्यान दूं तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी मेरे पास प्लास्टिक की है, देन एल्यूमिनियम, देन स्टील, और उसके बाद सिल्वर गोल्ड एंड कॉपर। ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी पड़ी है। अब जब मेरे पास इतनी वैरायटी के माल पड़ा हुआ होता है गोडाउन में, तो मुझे इसमें से किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे मॉडरेट ध्यान देना है, किस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा।
तो कॉमन सेंस क्या कहता है, किस पे ज्यादा ध्यान दोगे? प्राइस कितनी है उसकी? आप ये नहीं देख सकते कि सर वो तो 5,000 किलो ही है ना, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक ज्यादा पड़ा है आपके पास। पर यहाँ पे 1 किलो चोरी हुआ ना तो 20,000 का नुकसान हो जाएगा, और यहाँ पे 1 किलो गया तो 1 रुपए का ही नुकसान होगा आपका। सो आपको हमेशा उसकी प्राइस चेक कर लेनी है कि प्राइस के हिसाब से कौन सा स्टॉक, कौन सा मटेरियल जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। जो ज्यादा वैल्यूएबल होगा उस पर ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो अब अगर मुझे यहाँ पे कैटेगरी देनी है तो ए कैटेगरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल किस पे दूंगा? एक गोल्ड पे दे सकते हैं, सिल्वर को भी ए कैटेगरी दे देते हैं। अब मुझे बी कैटेगरी देनी है तो कॉपर को भी दे देते हैं और स्टील को भी दे सकते हैं। बाकी दोनों को जरूरी नहीं है कि आप इसको बी में डालो, आपको ऐसा लगता है इसको भी सी में डाल दो तो डाल सकते हैं। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उनको कंट्रोल करोगे। ठीक है, बट सिंपल सेंस आपको ये दौड़ाना है, जो ज्यादा वैल्यूएबल होगा उसको ए देंगे, उसके नेक्स्ट वाले को बी देंगे, और उसके लास्ट वाले को हम सी कैटेगरी देंगे, डी कैटेगरी नहीं होगी। इसको कहते हैं हम ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एग्जाम में ऐसा डमी क्वेश्चन 7 मार्क में पूछा जा सकता है। आपको 10-15 स्टॉक के नाम दे दियो, उसकी प्राइस दे दी हो, क्वांटिटी दे दी हो, आपको सिर्फ कैटेगराइज करना है कि कौन सा स्टॉक ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा। अगर 15 स्टॉक दिए हुए हो तो ए कैटेगरी किसको दोगे? जो नियर बाय वाले होंगे टॉप में उनको आप ए दे देना, कुछ लोगों को बी दे देना उसके नेक्स्ट वालों को, और जो सस्ते वाले होंगे उनको कौन सी कैटेगरी दे देना? सी। ठीक है, एक आध कैटेगरी इधर उधर हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। ये समझ में आया? चलो फिर अगला आता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। वहां पे लिखो साइड में जगह हो तो। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल मतलब परपेचुअल का मतलब नहीं पता? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आया होगा ना ये तो। क्या नहीं आया? बैलेंस। परपेचुअल का सिंपल मतलब होता है फॉर एवर, एफएम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री सिस्टम में परपेचुअल का मतलब होगा डे टू डे। डे टू डे इन्वेंट्री सिस्टम साइड में लिख लो। डे टू डे लिखने के बाद साइड में एक और चीज लिख लेना, गुड्स आर अपडेटेड एवरी टाइम। गुड्स आर अपडेटेड एवरी टाइम व्हेन परचेज और सेल। हर बार माल खरीदोगे और बेचोगे, बार बार आपका स्टॉक क्या होता जाएगा? अपडेट होता जाएगा। कोई आपको वेट नहीं करना है कि हर मंथ के एंड में जाके हम गोडाउन में जाके माल गिनेंगे। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में डे टू डे बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है। सो कंटिन्यूस रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, एंड कंटिन्यूसली फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है कि जितनी क्वांटिटी ऑन पेपर है उतनी ही क्वांटिटी फिजिकली गोडाउन में अवेलेबल होनी चाहिए। नो ईयर एंड स्टॉक स्टॉपेज, ईयर एंड में जाके आपको कुछ भी वहां पे एरर्स नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मिलेगी भी एरर तो वो पहले ही मिल जाएगी आपको, क्योंकि आप डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे हो। स्टॉक आपको हमेशा पता होगा कि गोडाउन में कितना माल पड़ा है, उसके हिसाब से आप हमेशा बेटर परचेज प्लानिंग कर पाओगे, और कभी भी आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंटरी रिलेटेड प्रिपेयर कर पाओगे। तो ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का फायदा होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछना होगा तो 7 मार्क में थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पूछा नहीं है और चांसेस भी ना के बराबर है, बट नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि इसके रिलेटेड कोई एमसीक्यू में पॉइंट आ गया तो। चलो फिर आता है वेद एनालिसिस। वेद का मतलब वाइटल, एसेंशियल एंड, चलो जहां पे लिखा है प्रोडक्शन स्टॉप्स वहां पे लिख लो वाइटल में। ये पढ़ा है कभी ऐसे पहले? वाइटल का मतलब लिखो एक्सट्रीमली क्रिटिकल। एक्सट्रीमली क्रिटिकल। एसेंशियल का मतलब क्या हुआ है? वाइटल का मतलब लिखा ना एक्सट्रीमली क्रिटिकल। एसेंशियल का मतलब होगा इंपॉर्टेंट बट मैनेजेबल। इंपॉर्टेंट बट मैनेजेबल।
और डिजायरेबल का मतलब होगा नॉट इम्पोर्टेंट। ये कहना क्या चाह रहा है वेद एनालिसिस? ये जो वेद एनालिसिस है बेसिकली होता है स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए, कि बोले आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दो, वी अलग, ई अलग और डी अलग। वी वो कैटेगरी का स्टॉक होगा जिसके बिना प्रोडक्शन चल ही नहीं सकता, अगर वो नहीं हुआ प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, इसलिए उसका नाम मैंने क्या लिखवाया, एसेंशियली क्रिटिकल। आगे लिख लो लिखना हो तो, इफ नॉट अवेलेबल प्रोडक्शन स्टॉप, इफ नॉट अवेलेबल प्रोडक्शन स्टॉप। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई ऑटोमोबाइल का, भी इंजन जो है वो मेजर पोर्शन कवर करता है, वो सबसे एसेंशियल सबसे वाइटल माना जाता है। अब इंजन ही नहीं हुआ तो गाड़ी बनने वाली नहीं है। एसेंशियल के अंदर आगे लिख लो, प्रोडक्शन में स्लो डाउन, प्रोडक्शन में स्लो डाउन। और डिजायरेबल में भी लिख सकते हो, नो सीरियस प्रॉब्लम, नो सीरियस प्रॉब्लम। सो जैसे एबीसी एनालिसिस होता है वैसे ही वेद एनालिसिस है। कैटेगरी तीन कर देनी है आपको, वी, ई और डी। वी वाला अगर स्पेयर पार्ट्स नहीं हुआ प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, कामकाज नहीं बढ़ेगा। ई वाला नहीं हुआ, टेम्पररी डिले होगा, ठीक है, एक दो चार दिन आपकी गाड़ी चल जाएगी लेकिन बाद में तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसका नाम है एसेंशियल। डिजायरेबल वाला एक टाइम तक नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, महीने दो महीने तक आएगा आराम से माल तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सो वो कोई सीरियस इश्यू क्रिएट नहीं करने वाला है। सो ये भी एक एनालिसिस दिया था कि भाई आप वेद एनालिसिस कर सकते हो स्पेयर पार्ट्स के लिए। फिर आता है FSN, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग का मतलब क्या होगा, वो स्टॉक या वो प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है आपका, जो सबसे स्पीडली मूव करेगा, तो उसको कौन सी कैटेगरी में डालो आप। और जो नॉर्मल मॉडरेट वे में चल रहा है उसको किस में डाल देंगे हम, स्लो में। और जो बहुत रेयर केस में मूव करता है उसको किस में डाल देंगे हम, नॉन मूविंग में। ठीक है, इसके बाद पहले ना डी करके भी आया करता था, FSND नाम होता था इसका। डी का मतलब होता था डेड। डेड स्टॉक का मतलब वो स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है, वो खत्म हो चुका है, मतलब इट्स वन काइंड ऑफ स्क्रैप बोल सकते हो, या आउटडेटेड हो गया है, तो वहां पे डी वर्ड यूज किया जाता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी है, तो मैं उसमें FSN एनालिसिस कर सकता हूँ कि भाई सबसे ज्यादा बुक्स बार बार कौन सी यूज करने में आ रही है, उसको एफ में डाल दूंगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल CMA की बुक्स। सबसे कम किसकी बुक आ रही है यूज, या मॉडरेट में कौन आ रही है बुक्स, तो फॉर एग्जाम्पल 12th की बुक्स। और नॉन मूविंग के अंदर मैं डाल दूंगा BCom की बुक्स। कभी कभार जरूरत पड़ी तो बुक वो बाहर आएगी, अदरवाइज वो उधर ही पड़ी रहेगी। ठीक है, डेड स्टॉक इसमें नहीं डालते, तो दिस इज कॉल्ड FSN एनालिसिस। ठीक है रे, चल। फिर अगला आता है JIT, नाम सुना, मतलब क्या, JIT का मतलब क्या, हाँ क्या, पर जस्ट इन बाइबर नहीं है, मीनिंग क्या जस्ट इन टाइम का, और ये क्या इन्वेंट्री की टेक्निक है जिससे हमको फायदा हो सकता है। पर उसके लिए दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, आपका सप्लायर का स्ट्रांग होना जरूरी है। अब जैसे इंडिया जैसी कंट्री में आप ऐसा सोच रहे हो कि राइट टाइम पे राइट मटेरियल आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, आपको स्टॉक करना ही पड़ेगा। इंडिया में अभी भी JIT टेक्निक इतनी पॉपुलर नहीं है, और कई सारी कंपनियों में तो है ही नहीं, कई सारी की ऑलमोस्ट कोई कंपनी में नहीं है। जापान से ये शुरू हुआ था, टोयोटा कंपनी के अंदर आया था ये JIT, पहले आया था ये कहीं पढ़ने में, किसमें आया था, राइट मटेरियल राइट टाइम राइट प्लेस राइट क्वांटिटी। फायदा क्या होगा, मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं। अब देखो इन्वेंट्री में मेंटेन नहीं करूंगा तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिनिमम इन्वेंट्री रहेगी, स्टोरेज का जगह जो रहेगी वो मेरी कंप्लीट रिड्यूस हो जाएगा खर्चा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ही नहीं होगी, लेस ऑब्सोलेंस का मतलब खराब भी नहीं होगा प्रोडक्ट या जो भी रॉ मटेरियल है, और सप्लायर के साथ मेरा रिलेशन स्ट्रांग रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे साल में 1000 पार्ट्स की जरूरत है, ठीक है,
मैं नॉर्मली 200 के हिसाब से क्वांटिटी मंगाता हूँ ईओक्यू की, लेकिन उसकी जगह पे मैंने सप्लायर के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई रोज के मुझे 10 पार्ट चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, और हर मॉर्निंग को डे में वो मुझे 10 पार्ट्स की डिलीवरी दे जाता है। प्रोडक्शन करता हूँ, 10 पार्ट्स यूज हो जाते हैं, नेक्स्ट डे वापस आएगा, वापस 10 की डिलीवरी दे जाएगा। नहीं आया तो वाट लग जाएगी ना, आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। मतलब आपका सप्लायर के साथ रिलेशन स्ट्रांग होने चाहिए, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, और डिले भी नहीं होना चाहिए। फिर वो 10 प्रोडक्ट शाम को देगा तो काम नहीं चलेगा, मॉर्निंग 8 बजे चाहिए मतलब चाहिए। सो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। जो जर्मनी ले लो, जापान वगैरह ले लो, वहां पे टेक्नोलॉजी की वजह से वो राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी पहुंचा पाते हैं। अपने यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने यहाँ तो आज ऑर्डर दो तो 4 दिन बाद तो आधा माल आता है कई बार। ठीक है, सो ये एक टेक्निक चल रही है। लास्ट वन इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। हाई रेशियो तो फास्ट मूविंग स्टॉक होता है, लो रेशियो का मतलब स्लो या फिर ऑब्सोलेट स्टॉक जिसे कहते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। बोलो कोई डाउट?